Thank you for coming and giving your time for our audience. And the first and basic question we should be aware about that. So, hello Gitanjali. Thank you very much for onboarding us. And Mayflower और Endostrom हमेशा एक try करता है कि we go to the masses and we try and educate them कि क्या disease है. And then we make sure जो awareness आनी चाहिए patient में, and so that they can take a wise call for their own treatment. This is what our motto is. And you started with a very correct question कि क्या है endometriosis, वो क्या होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि अगर यूट्रस है और उसका इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होता है जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग या फिर ग्लैंड्स कहते हैं, वहां पे जो टिश्यू आते हैं वो यूट्रस के बाहर, इन केस ऑफ पाउच ऑफ द ग्लस और इस पैरामेट्रियल कोलोन, तो वो डिजीज को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है. डॉक्टर, जब भी बात एंडोमेट्रोसिस की होती है तो एक और वर्ड आता है सामने, अडीनोमाइसिस। तो इसमें डिफरेंस क्या है एंडोमेट्रोसिस और अडीनोमाइसिस में? सो दिस आर ऑलमोस्ट द सेम डिजीज, दोनों डिजीज एक ही है, बट वो अच्छा। कहाँ पे होता है वो डिफाइन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला यूट्रस के बाहर होता है तब उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, पर वही टिश्यू मस्कुलर मास ऑफ यूट्रस में होता है. यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके अंदर होता है. ओके। एंड फाइबरॉइड्स के भी आजकल बहुत आ रहा है। तो इट इज अ सिस्टर डिजीज. ओके। 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 एंड एंडोमेट्रोसिस हेरिडेटरी भी हो? एंडोमेट्रियोसिस की बहुत सारे थियरीज है, और जो चार थियरीज है कि ये कैसे होता है, कि ये अगर लाइनिंग ऑफ टिश्यूज कहीं और पाए गए, बराबर, तो हाउ डज इट हैपन. इसकी चार थियरी है. पहली एक थियरी है जो जैसे कैंसर का स्प्रेड होता है वैसे उसकी जो लाइनिंग होती है, जो सेल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू. करेक्ट. सो दैट इज द फर्स्ट थियरी. सेकेंड थियरी इज की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन, कि वो जो इनर लाइनिंग है वो रेट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन जो बाहर थ्रू द वजाइना आना चीज फेलोपियन ट्यूब के बाहर आ जाती है, एंड इट अफेक्ट्स द पाउच ऑफ डगलस एंड नियरबाई ऑर्गन्स. दैट इज द सेकंड थियरी. द थर्ड थियरी इज जब मुलेरियन एजेनेसिस होता है, सो फ्रॉम अप इन द एब्डोमेन किडनीज वगैरह फॉर्म करके सेंटर पे आते हैं इन द पेल्विस, और वो फ्यूज होते हैं, और फिर बीच में से एक सेप्टम होता है जो डिसॉल्व होता है. दैट इज द. अब इन द लाइन ऑफ द ग्रोथ पूरा ऊपर एब्डोमेन में किडनी से लेकर नीचे तक पूरा जो डिजीज आता है, ठीक है, वहां पे जब वो डिजीज के सेल्स वहां पे रुक जाते हैं कहीं पे, ठीक है, फ्यू स्मॉल स्मॉल इम्प्लांट्स इन द लाइन ऑफ दैट ट्रैक. So that is the third theory. We call it Mullerian theory. And the last, which is very well known, is कि बिकॉज ऑफ सम ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स, जो कुछ भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, फिजिकल, वॉट एवर इट इज, और एक नॉर्मल सेल जो वहां पे होता है चेंजेस इटसेल्फ इनटू एन एंडोमेट्रियल सेल, एंड देन इट ग्रोस. और उसके बाद क्या होता है, द डिजीज इज वेरी सिंपल. जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग ग्रो होता है, फिर शेड ऑफ होता है, और फिर मेंस्ट्रुएट करके बाहर आता है. Same concept, same way, the tissue which is found in abnormal place, जैसे हम एक्टोपिक साइट बोलते हैं, वहां पे जो एंडोमेट्रियल होता है वो ग्रो होगा, शेड ऑफ होगा, बट वो टिश्यू को, इट इज अ नॉर्मल टिश्यू. वहां पे अब क्या होगा कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, एंड दे विल ट्राई टू चेक कि ये नॉर्मल टिश्यू है, एंड इट इज नॉट एन एबनॉर्मल टिश्यू, नियोप्लास्टिक टिश्यू, विच इज नॉट कैंसर जैसा नहीं है, इट इज अ नॉर्मल टिश्यू.
बॉडी उसको ओके कंटेन, ठीक है, तो बॉडी कंटेन करेगा, उसको फाइब्रोसिस करेगा, उसको द नेचुरल कीलर सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म उसको खा नहीं जाएगा. Next cycle again it will grow, shed off, or fibrosis. So it is a continuous growing disease with a lot of invasion in the surrounding areas. I think I'll be एंड एंडोमेट्रोसिस के आई थिंक 4 केसेस, अगर उस पे आप एक्सप्लेन कर दो कि किस केस में क्या स्टेज, किस स्टेज पे है, तो वो बेनिफिशियल होता हमारे लिए. yes. So अगर हम अभी तक इतना समझे कि क्वेरीज क्या है, वो कैसे ग्रो होता है, जनरली विच इज वेरी कॉमन इन द, लाइक फॉर अ लेमैन टर्म्स भी अगर हम बोले, वेरी कॉमनली इट इज सेड कि उसके 4 स्टेजेस. ये एक बताने का तरीका है. देयर इज एन एनजीएन क्लासिफिकेशन, देयर इज मैपिंग ऑफ द डिजीज, बहुत सारे. बट अगर ये 4 को हम अगर डिफाइन करना, तो पहला जो लेयर है विच इज वेरी सुपरफिशियल, कि यूट्रस के मास के आजू बाजू थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है, इस पे थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है. सेकंड और थर्ड स्टेज में वो इवेंचुअली उसका ग्रोथ और एरिया ऑफ ग्रोथ बढ़ जाता है. द ओके लास्ट स्टेज इज वेयर जहां पे वो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग हो जाता है, कि ऑर्गन के अंदर जाना चालू कर देता है और वहां पे उसको उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी को हैम्पर करता है, जैसे यूरेटर के अंदर, वेसल्स के अंदर, कोलोन के अंदर. इट गोज बियॉन्ड द पेरी. सो see, we live in a country where social stigma is a very big, like हमारे पीयर प्रेशर, हमारे आजू बाजू जो बुजुर्ग रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली रहती है, और उसके कारण सोशल प्रेशर बहुत आता है. बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर बहुत कॉमन है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी है एंड पेशेंट सीज द डॉक्टर. उसके बाद डायग्नोसिस होता है कि नाउ दिस इज, ये बहुत ही कॉमन फॉर अ पेशेंट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर योर ऑडियंस. इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 years टू डायग्नोस. तो जो पेशेंट्स आते हैं, those patients have to undergo. So this is the world data which suggests that a patient को अगर endometriosis है, कोई विमेन को अगर एंडोमेट्रियोसिस है, डायग्नोसिस करने में 8 साल लगते, क्योंकि फ्रॉम अ वेरी यंग एज अगर उनको पेन वगैरह जो सिम्टम्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इग्नोर होते हैं एंड द डिजीज ग्रो यस स्लो. उसका कोई रैपिड एक्सपांशन नहीं है. इन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि वो ग्रो होता है बहुत ही फास्ट. बट ऑन एन एवरेज द डिजीज इज वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ विच इसमें ऐसा होता है कि इट टेक्स एक्चुअली many years to get diagnosed with endometriosis. और ओके उसका एक सिंपल रीजन ये भी है कि हर कोई सेंटर इज नॉट ट्रेन्ड इनफ टू पिक अप दैट डिजीज. इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर रेडियोलॉजी की अगर आप सोनोग्राफी कर रहे हो या फिर, और अगर आप नहीं वो ढूंढ रहे तो आपको मिलेगा भी नहीं, इवन दो द डिजीज इज देयर. स्पेसिफिक सेंटर्स ही इसका काम करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस एवरीबडी कैन नॉट डायग्नोस इट. और वही एक बड़ा रीजन भी है कि बहुत टाइम लग रहा है ये डिजीज को आइडेंटिफाई होने में, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखें कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, सो सो फ्रॉम, हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, तो फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई हमें इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट कर दें. एज ए डॉक्टर हमारा जो एक होता है पेशेंट शुड बी, आपको पहले डिजीज को ट्रीट करना है, आपको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को देना. सेकंड पॉइंट, आपको पेन फ्री लाइफ देना है पेशेंट. थर्ड पॉइंट को, जो उसके सिम्टम्स है जो वो सहन कर रहे हैं day-to-day life में, लास्ट पॉइंट उसको फर्टिलिटी. लाइफ जीनी यस नहीं होती. करेक्ट वी डोंट वांट टू सफर इन लाइफ. तो पहले लाइफ देते हैं और फिर फ्यूचर का. यस. सो डायग्नोसिस का जो आपने बताया कि ये टाइम लगता है, सोशल स्टिग्मा भी है. जैसे कि मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि जब आपको पीरियड पेन होता है तो ऐसा, तो जो हमारे व्यूअर्स है
स्पेशली जो यंग गर्ल्स देख रही हैं और हो सकता है उनको भी पेन है जो आइडेंटिफाई नहीं कर। आप कुछ बोलना चाहोगे कि किस लेवल पे हमें समझ लेना चाहिए कि नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज समथिंग एल्स, वी शुड कनेक्ट विद एन एक्सपर्ट। तो ऐसा कुछ है, या कैसे समझे कि ये इस लेवल पे आ गया कि अभी हमसे नहीं हो रहा है? देखो, इसके बहुत सारे सिम्टम्स है जो हमने अभी डिस्कस किए, और ये सिम्टम्स हर एक को समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जब वो बार बार हो रहे हैं, वन इज वेरी, और कभी भी हमें ऐसा लगे कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द ट्रिगर कि आपको अच्छे जाने को उसको। सो अगेन लेट मी, मुझे आपको बताने दो पीसीएस में क्या होता है, ठीक है? थोड़ा हम उसका थियरी जान। At the top of the brain, in the brain, we have an organ called hypothalamus. वो लिम्बिक सिस्टम का एक, उसके जस्ट नीचे एक ऑर्गन है जो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, और नीचे पेल्विस में देयर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी, और हार्मोन होता है जो जीएनआरएच होता है, वो सीक्रेट होता है। उसके इन्फ्लुएंस से पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट होगा, एलएच और एफएसएच, और उसके इन्फ्लुएंस से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है फ्रॉम ओवरीज जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और हमारा बॉडी एक वेरी डायनेमिक ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठा लेके चलता है, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉस चेक बैलेंसेस। एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, सो फ्रॉम ओवरी टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस। अब पीसीओएस में मल्टीपल सिस्टिक फॉलिकल्स बन जाते हैं ओवरी के सराउंडिंग, उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और उसके सब्सिक्वेंट में ऊपर के जो हार्मोनल लेवल्स है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और तीसरी वजह से काफी एक मल्टीफैक्टोरियल सिम्टोमेटोलॉजिकल डिजीज है, ये ऐसे वर्क करता है। अब वही चीज एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस में, एंडोमेट्रियोमा होता है, वो डिजीज जब ओवरी के अंदर, तो वो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव ऊपर के लेवल्स के हार्मोन में, तो यस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होता है। जैसे पीसीओएस में काफी सारे सिम्टोमेटोलॉजी मिलते हैं, जैसे आपको बहुत ही गुस्सा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, आपको रात को नींद, हॉट फ्लशेस आएंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस में अगर बड़े एंडोमेट्रियोमा होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ये आने की काफी संभावना है। रही बात ट्रीटमेंट की, आपका जो पॉइंट था कि हार्मोनल ट्रीटमेंट इसका क्योर है कि नहीं है, देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। पहली बात, कोई दवाई या फिर मेडिकल मैनेजमेंट से ये डिजीज दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। जैसे हमने समझा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसकी थियरी समझी, और वो कैसे ग्रो होता है और अफेक्ट करता है, यहाँ पे कहीं पे भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कि आप उसको क्योर कर सको। ओके, एंड सर्जरी को हम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मान सकते हैं, या कोई इनफैक्ट ऐसा कि उससे क्योर हो जाएगा? क्योर, ओके, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस जैसे हम समझे, इट्स अ वेरी अग्रेसिव डिजीज, और वो ग्रो ही होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली सर्जरी इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि वो जो नोड्यूल्स है, वो जो प्लाक्स है, उसको मायने में ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा आपकी रिकरेंस रेट पे। जितना अच्छा आपका सर्जरी हुआ है, जितना अग्रेसिवली आपकी सर्जरी में आपके जितने नोड्यूल्स और प्लाक थे वो रिमूव हुए हैं, उतने कम चांसेस है आपको लाइफ में ये वापस होने। तो हर एक सेंटर का अलग अलग रिकरेंस रेट होता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिकरेंस रेट का 16 to 42% है।
और अगर आप जो स्पेशलिस्ट सेंटर होते हैं वर्ल्ड में जो सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस का, दे डू वेरी गुड वर्क। जैसे हमारे mayflower का रिकरेंस रेट इज जस्ट 2%, बट वो ग्रेट। 2% तो है, यस वी हैव टू एक्सेप्ट। So first of all, removal of the disease is the best, point number one। बट सर्जरी में कई सारे मायने होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर आप देखो एंडोमेट्रियोसिस के, तो वो यंग पेशेंट्स है, वो ओल्ड एज पेशेंट नहीं है। ठीक है, तो हम्म। ऑल द ऑर्गन सिस्टम हैज टू बी वेल प्रिजर्व। सो देर आर टू थियरीज इन एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी। एक, आप बहुत रेडिकल और अग्रेसिव रहो डिजीज को, जहां 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 डिजीज है। सो इन मतलब बहुत ही डेलिकेट पार्ट जैसे वेसल पे है, यूरेटर पे है, कोलोन पे है, पैरामेट्रियम, टॉरस यूपिनस पे, अगर डिजीज है तो वो सर्जिकल स्किल सेट डेवलप करके वो मेथडोलॉजी इंप्लीमेंट करके वो डिजीज को निकाल दीजिए। बट एक सेकंड एजेंडा भी है इसमें, जहां पे हम, इसका मतलब क्या है हम्म। कि हम एनाटॉमी डिस्टॉर्टिंग सर्जरी की, अगर ओके। कोलोन या फिर आंतड़ा के ऊपर नोड्यूल है तो आंतड़ा काट मत दीजिए, उसके ऊपर से नोड्यूल रिमूव करिए और उसे रिस्ट्रक्चर करिए। अगर यूरेटर के ऊपर नोड्यूल है हम्म। तो उसे शेव ऑफ करिए, और उसके बाद यूरेटर को रिस्ट्रक्चर करना हो या फिर स्टेंट डालना हो डाल दीजिए, और वो थोड़े टाइम के बाद वो स्टेंट रिमूव हो जाता है। बट अगर यूरेटर पे नोड्यूल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूरेटर को काट के वापस से इम्प्लांट। सो देर आर टू थियरीज, वी आर अग्रेसिव, वी हैव टू बी अग्रेसिव इन रिमूविंग द डिजीज। डिजीज को निकालने में बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट होना है। बट पेशेंट यंग है, उनको एक काफी बड़ी लाइफ जीनी है, तो एनाटॉमी डिस्टॉर्टिंग सर्जरी नहीं करना। सो वी ऑलवेज कॉइन अ टर्म जो कंजर्वेटिव टेलर मेड अप्रोच। हर एक पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का अलग होता है, कहाँ डिजीज है, उसके बाद इम्प्लीमेंट। ओके। सो डॉक्टर, एक मेरे दिमाग में आती है कि अगर आपकी सर्जरी प्रॉपर हो रही है तो जो ये बोलते हैं कि मल्टीपल सर्जरी नीडेड है, वो सारे केसेस हट जाते हैं अगर एक बार अच्छे से सर्जरी हो रही है, एंड अगर व्हेन यू आर protocol फॉलोइंग दैट पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट एज वेल, तो ये आपके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपका फर्स्ट सर्जरी अच्छा है, आगे जाने का जो रिकरेंस रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो पेशेंट को हम्म। मल्टीपल सर्जरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या। I would say कि post surgery medical management is to some extent yes and no। जैसे मैंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई इलाज नहीं कर सकता मेडिसिन के। अब या। एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, जैसे वी गिव इट फॉर अवर पेशेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एनहांसिंग, जिसको प्रेगनेंसी, जिसका इनफर्टिलिटी का इश्यू है, और उसमें हमने जब सर्जरी की है तो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको हम मी प्रोटोकॉल कहते हैं, mayflower एंडोमेट्रियोसिस। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सर्जरी करते हैं, एक अच्छा सर्जरी जहाँ पे सब कुछ हम रिमूव करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज हम एक हॉर्मोन्स देते हैं, कोई भी हार्मोन ले लो आप, लुप्राइड, जीएनआरएच एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ले लीजिए, ओसिपिल्स, एनी हॉर्मोन्स जो आपके लिए पूरी एक्सीज है, जो मैंने समझे उससे काम करो, हार्मोन प्रोडक्शन को बंद करो, हम्म। और इसको सिर्फ हम 6 महीने देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या होता है, ये जो पूरा सर्जरी हुआ है, पेशेंट को रिकवरी होगी, यू विल बी या। अमेज्ड कि पहले 3 महीने में 75% ऑफ द रिकवरी, और नेक्स्ट 15% 3 years लेटर। सो वी वांट आवर ओके। पेशेंट टू रिकवर। ये हार्मोनल जो हम इसको सब्साइड करते हैं, तो इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो, पेशेंट को एक हम्म। रिकवरी का अच्छा टाइम मिलता है, और पूरे हार्मोनल डाउन रेगुलेशन होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो हम पूरा डाउन रेगुलेट करके एकदम जैसे नया बच्चा, सो हम्म। इट स्टार्ट्स एज अ न्यू एंटायर प्रोडक्शन। सो वो नॉर्मलाइज हो जाता है धीरे धीरे विद सब्सिक्वेंट सर्जरीज।
अब या रही बात फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी में, हमने ये ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद क्या होता है कि वी ऑलवेज गो फॉर नेचुरल कंसीवमेंट। हमने डिजीज निकाल लिया है तो एनवायरमेंट अब अच्छा हो गया है, एनाटॉमिकल रिस्टोरेशन हो गया है, ट्यूब और ओवरी का रिस्टोरेशन हो गया है, जिससे कि पेशेंट अच्छी तरह नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरली प्रेग्नेंट हो। तो हम ऑलमोस्ट हर हमारे पेशेंट्स को नेचुरल कंसीवमेंट का ट्रायल, पहले 3 महीने में हमारा डेटा हमें सजेस्ट करता है कि सक्सेस रेट ऑफ 42%। ग्रेट। नेचुरल कंसीव होने के आपको आईवीएफ की कोई जरूरत नहीं है, आप नेचुरली कंसीव हो, एंड अवर सक्सेस रेट इज समवेयर अराउंड 42% फॉर नेचुरल कंसीव। लेट अस से कि पेशेंट वो टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, देन वी गो फॉर हम्म। अग्रेसिव मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलिटी, जहां पे हम पेशेंट को आईवीएफ के प्रोसेस में लेते हैं, और हमारा फर्स्ट साइकिल सक्सेस रेट इज समवेयर अराउंड अगेन 42%। ओके। एंड नाउ लेट अस अज्यूम कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो गए, तो 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशनल पूरा उनका जो होता है वो, और उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया आता है, विच इज समवेयर अराउंड हम्म। 9 months to 12 months। तो अगर आप टाइम फ्रेम देखो फ्रॉम सर्जरी, 6 months ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीनेटल पीरियड और लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो ये टाइम फ्रेम पूरा आ जाता है 2.5 to 3 years का एक टाइम फ्रेम बन जाता है। हम्म। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो माइक्रो इम्प्लांट्स, हमने अच्छी सर्जरी कर दी है, बट वी कैन रिमूव द नोड्यूल्स जो हम आंख से देख सकते हैं, हम्म। माइक्रो इम्प्लांट्स बोलते हैं उसे। बट देयर आर ऑलवेज माइक्रो इम्प्लांट्स जो हम आंख से भी नहीं देख सकते। ओके। अगर वो छोटे छोटे नोड्यूल्स है, राइट, तो वो जो नोड्यूल्स है, वो जो सेल्स है, दे अंडरगो स्टेट ऑफ हाइबरनेशन। ओके। हाइबरनेशन इज अ स्टेट जहां पे सेल जीवित, अंडरस्टूड। एंड बिकॉज ऑफ दिस थियरी, बिकॉज ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, सेल्स हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं और उसका रिकरेंस रेट बहुत कम हो जाता हम्म। तो डॉक्टर, एक में देखिए हार्मोनल थेरेपी में मिरेना भी यूज होता है, एंड उसके साइड इफेक्ट, हमने कुछ एंडो वॉरियर्स की भी कहानी तो एक थी उनके केस में मरीना का ये था कि 1 ईयर तक उन्होंने काफी चैलेंजेस फेस। तो कैन वी अवॉइड यूजिंग दिस, है। या सो वो जरूरी है? यू विल बी अमेज्ड वी डोंट practice Mirena insertion, वी कैन because अवॉइड ना? we don't do it only। अवॉइडेंस की बात ही, बिकॉज जैसे मैंने बोला वो ट्रीटमेंट नहीं देते, हम्म। पर मिरेना जो है, जो हर एक को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सूट नहीं होती, और उसको या तो पहले आप इंसर्ट करो, पहले फ्यू मंथ्स तो उसका एडजस्टमेंट में ही चले जाते हैं, एंड इफ या एट ऑल देयर आर सम इफेक्ट्स, इट विल हैपन आफ्टर फ्यू मोर मंथ्स। ट्रस्ट मी, फॉर एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने समझा, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, हॉर्मोन्स ट्रीटमेंट नहीं है, वो क्योर नहीं करने, तो या वो ग्रो ही करेक्ट। रहेगा, ग्रो होता ही रहेगा आफ्टर सम टाइम। डिजीज को ट्रीटमेंट के रूप से एनी फॉर्म ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू। यस, थैंक यू इसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि बातें नहीं हो रही है इसका मरीना के लिए, एंड साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं। तो जितने भी केसेस, जितने भी मिली मैं जितने भी लोगों से, मैक्सिमम का यही है कि साइड इफेक्ट काफी ज्यादा है, एंड वो स्ट्रगल पीरियड जो हमारा है वो सर्जरी के बाद भी बढ़। तो थैंक यू इसके लिए बोलने के मोस्ट लिए। या एंड डॉक्टर, जब सर्जरी की बात आती है तो मैं न्यू टर्म ऑलमोस्ट 6 मंथ से ही मैं सुन रही हूँ, रोबोटिक सर्जरी। तो हाउ इट इज डिफरेंट फॉर द ट्रेडिशनल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी? सी, रोबोटिक्स क्या है, इट इज अ गुड हार्डवेयर, ओके। बराबर, बट अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखो, तो जो टेक्नोलॉजी हम्म। यूज हो रही है अभी भी रोबोटिक्स में, वो बाइपोलर और मोनोपोलर है। ओके। सो आप जितनी भी सर्जरी ले लो हमारे मेडिकल साइंस में है, मोस्ट ऑफ द सर्जरी में ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है, मोनोपोलर एंड बाइपोलर, वर्क्स फैंटास्टिक, और रोबोटिक्स का एक्सेप्टेंस फॉर ऑल द सर्जरीज आर दी बेस्ट। हम्म। रोबोटिक्स काफी अच्छा आउटपुट दे, बट ऑन द अदर हैंड एंडोमेट्रियोसिस काफी अलग डिजीज है, उसमें बहुत फाइब्रोसिस होता है, एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन होता है, इसमें हमें एनर्जी सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम अल्ट्रासोनिक स्काल्पेल बोलते हैं।
तो उसके 2 जॉ होते हैं और एक जॉ ऑसिलेट्स एट 50,000 टाइम्स पर सेकेंड। ओके। तो वो बहुत ही बढ़िया डिसेक्टर होता है। सो बहुत ही डेलिकेट जगह पे, जैसे आप वेसल्स के अराउंड, यूरेटर के, आप कोलोन के आजू बाजू काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गन को डैमेज नहीं होना है, सर्जरी तो भी करना है और पूरा कॉम्प्लिकेटेड नोड्यूल अराउंड दैट ऑर्गन है, ऐसे केस में ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डिसेक्शन। ओके। सर्जरी का सबसे बड़ा चैलेंज है डिसेक्शन, और वो डिसेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अभी रोबोटिक्स अभी भी वो लेवल पे नहीं आया कि वो लोग इसको इनको, ऑफ कोर्स गोइंग ऑन, शायद से 2 या 5 साल में वो आ भी जाए। एट दैट पॉइंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी इट मेक सेंस कि आप रोबोटिक्स करवाइए। अभी भी एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में वो डेलिकेट डिसेक्शंस में वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में ही मिलते हैं हमें, और लेप्रोस्कोपी वो अभी रोबोटिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए। सो फॉर ओके। स्पेसिफिकली सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, रोबोटिक्स भी उतना अच्छा नहीं है। स्टिल देयर इज अ हायर रोल ऑफ conventional laparoscopic surgeries, but it is a matter of few years, वो चेंज हो ही नहीं वाला है। But in that time, this is considered a superior modality according to us. Yes. हर एक सर्जन का एक सर्जिकल स्टाइल अलग होता है, हर एक पेशेंट का डिजीज होता है। फॉर ऑल द पेशेंट्स, अगर आप 1000 केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ले, तो हर केस अलग है। ओके। We somewhat do around 600 to 800 cases of endometriosis in a year. और मुझे याद नहीं है कि कोई भी 2 केस सेम कॉपी पेस्ट हो। हर एक केस अलग होता है क्योंकि हर एक में डिजीज अलग तरीके से, और हर एक सर्जन भी अलग होता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है डिसेक्शन और रिमूवल ऑफ डिजीज की। तो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस में, जैसे मैंने बोला, वी हैव टू डेवलप अवर ओन टेक्निक्स, अवर ओन कंसेप्ट्स, अवर ओन फंडामेंटल्स ऑफ डूइंग द सर्जरी, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करके यू टेक योर डिजीज आउट। Okay. So when we talk about the lifestyle and prevention measures, मतलब आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर, या मतलब रिकरेंस के चांसेस का? जो आप होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हो, अ गुड डाइट, एक्सरसाइज, योगा, ये आप एंडोमेट्रियोसिस छोड़ो, हर जगह पे वो हेल्प करती है। So Yeah. always go with that. Regarding very specific things कि वो एंडोमेट्रियोसिस को ग्रो होने में रोकने वाला है, उसको ट्रीट करने वाला है, तो द आंसर इज वेरी सिंपल, नो। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, टू हैव हेल्दी genetics of the body, dynamics of the body, good healthy organ interactions of the body, with healthy life, all these things, complete holistic approach जो आप बोल रहे हो, it is going to help you a lot. अगर आपका, से फॉर एग्जांपल है, तो अगर आपको आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर 2 months और 3 months, ऑफ कोर्स यस, वो एंडोमेट्रियोसिस रिकवरी में यू विल हैव मोर मस्कुलर मासेस, आपका बीएमआर इंक्रीज होगा, राइट, ऑल दोस थिंग्स काफी इफेक्ट करते स्ट्रेस का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है एंडोमेट्रोसिस में? हमारे सिम्टम्स इंक्रीज हो? हैं। स्ट्रेस इज वन थिंग जो आप कहीं पे भी किसी के भी साथ लिंक कर सकते हैं। ओके। सो इफ यू हैव इनफर्टिलिटी, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इज स्ट्रेस। हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस है। यू आर नॉट एबल टू वर्क वेल, आपको स्ट्रेस है। There are a Yeah. lot of definitions of stress and its correlation to different disease and different organs and different symptoms and outcomes, right? So leave everything aside, stress जीवन में होना ही नहीं चाहिए। So live a life which is stress. Yeah. तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जिसके आपने आंसर दिया, एंड थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, endometriosis is just about period pain. Is it a myth or fact? To some extent it is a fact क्योंकि वो most common symptom है, right? So pain during menstruation is the most common symptoms of endometriosis, but it does not mean कि बाकी सारे symptoms नहीं होते। और the most common symptoms in endometriosis is no symptoms also. कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये सब नहीं होता,
still they have endometriosis. Yes. Second question is, endo can be a reason for infertility. 100% yes. So अगर And आपको the most endometriosis है, you being infertile, a patient being Hmm. infertile, उसकी chances थी, you do any surgery on ovary, आपका AMH level down होने ही वाला है. ठीक है. अब AMH के स्टेज में जब भी हम हमारे वूम स्टेज में होते हैं, व्हेन वी आर ग्रोइंग इनसाइड द यूट्रस, और जो फीमेल फीटस होता है, तो जेनाइटल रीज में से उनकी ओवरी बनती है, और वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं एक्स नंबर. व्हेन द मेनार्की इज रीच्ड और मेंस्ट्रुएशन का पूरा प्रोसेस चालू होता है, हर बार थोड़े बहुत फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, which means with every cycle your AMH is going to, और ये जो फॉलिकल्स का नंबर होता है वो ही AMH बताता है. बट इसका रीजन ये नहीं है कि आपका ओवरी काम करना बंद हो गया. हार्मोनल प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. AMH एंड फॉलिकुलर अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग. हमें अभी भी जो भी डेटा मिल रहा है बाहर, राइट, कि AMH से इनफर्टिलिटी, कम AMH का मतलब है कम इनफर्टिलिटी. इट इज ऑल रॉन्ग. देयर आर मेनी 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 एग्जांपल्स जहां पे AMH 1 से भी, बट स्टिल एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी होती है, ओवरी में से पूरे डिजीज को निकाल उसे रिस्ट्रक्चर करते हैं. पेशेंट्स कैरी नेचुरल प्रेगनेंसी. IVF की तो बात ही नहीं होती. ओके. एंड द लास्ट एक होप आपसे ये जानना है मुझे कि ये जो रिसर्च है एंडोमेट्रोसिस का, वो अभी हो रही है या क्या, मतलब कोई होप, कुछ भी एक एंडो वॉरियर के लिए रिसर्च कहाँ तक पहुंचा है, या कुछ अच्छी चीजें जिससे डायग्नोसिस टाइम का कुछ ऐसा हो रहा है? As of now, the best modality for diagnosis is, अगर आप MRI करवा रहे हो और कोई अच्छा सेंटर उसे रीड करके मैप करे, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस. रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, बहुत सारी रिसर्च मॉलिक्यूल्स अभी रिसर्च में. देयर इज अ जीन थेरेपी व्हिच इज अंडर रिसर्च. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हम डिजीज को समझे है कि वो नॉर्मल टिश्यू कहीं और ग्रो, वो नियोप्लास्टिक डिजीज नहीं है, वो कैंसर नहीं. उसके टिश्यू जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोई डिफरेंट नहीं है फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू. यही एजेंडा के कारण रिसर्च इज नॉट दैट सक्सेसफुल. अभी तक ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं बना है जो सिर्फ और सिर्फ वो एक्टोपिक साइट्स पे. सो द प्रोसेस इज ऑन, बट एज ऑफ नाउ, लाइक आई से, डिजीज एक, ये बहुत ही यूनिक डिजीज है. एक नॉर्मल टिश्यू कहीं और पाया गया है और उसमें से वो डिजीज और पैथोलॉजी में कन्वर्ट, राइट. सो देर इज नो, आई थिंक नो सच डिजीज देर जो ऐसा मिमिक कर रहा है. और यही कारण के, यही रीजन के कारण उसका अभी मेडिकल मैनेजमेंट बाहर नहीं आया. For almost all the diseases we have, there is a scope of medical management. In case of endometriosis, we still don't. So let us hope for the best. कुछ we are also trying our best. अभी बहुत सारे research और वो सब in process में. We are also collaborating with lot of universities and MNCs to find a diagnosis for it. But to be very honest, we have not got a successful outcome as of now. Surgery still remains the gold standard. कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और वहां पे मैं केसेस देखती हूँ, वहां पे लोग आते हैं कि मुझे पेन है, ये हो रहा है, कुछ इश्यूज लेके आते हैं, और आपकी टीम सुपर एक्टिव है, वहां पे रिस्पॉन्ड करती है. So तो that is the आई fundamental. डिसाइडेड नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता. So that is the fundamentals of endostomy. कि हमें सिर्फ डिजीज को ट्रीट नहीं करना है. देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, यस. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट जो अ विमेन गोज थ्रू. जैसे लेट मी डिस्क्राइब इट वेरी ओपनली. A lot of women are depressed because of endometriosis. उनको डिजीज हुआ है, मल्टीपल सर्जरीज हुई है, रिकरेंस हुआ है, उसके कारण like they have gone under a state of depression. And it is all the like social stigma आ जाता है. They are not very confident in the society. आप अगर सेक्सुअल रिलेशंस की बात करो, इट इज ऑल डाउन टू द नट्स, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है. एंड इफ देयर इज लाइक सेक्सुअल रिलेशंस, infertility already kicks in.
there is no communication between your parents और आपके जो life partner होते हैं वो भी very difficult हो जाता है. If you try to discuss this with your friends, colleagues, peers, तो they say कि ये normal चीज है, हमें भी होता है, but they might Hmm. not understand what level of pain you are going. So there Yes. are a lot of things which a woman goes through, and keep doctors aside. अगर same type के कोई आपके जैसे ही कोई और है, and if you can communicate, you can be a good support to each other, and that is the fundamental aim. Yes. So thank you so much for coming and Most giving well. your expert advice. So we shall be connecting again and again. Whenever we will have more and more questions, we'll come back to you. And I hope you will be there to answer. Thank you so much for joining.